नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है घमंड। ये वॉशिंग मशीन मेरे मायके का है। नीरजा ने स्वर में अहंकार का फूट था। चाची, ये क्या बोल रही हो आप? नीलू घबराकर बोली। सही कह रही हूँ, जिसे देखो वो मेरी चीजें इस्तेमाल कर रही है, वो तो बेतुक अंदाज में। अगर चीजें बिगड़ जाए तो कोई स्वीकार भी नहीं करता। उसकी गलती से चीज खराब हुई है, नीरजा कट्टर स्वभाव में बोली। नीलू जो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही थी, चुपचाप उसने कपड़े निकालने लगी। नीलू पटना के एक रेजिडेंशियल स्कूल में कक्षा 8वीं की छात्र थी। हर शनिवार के साथ वह स्वयं तो कभी चाचा या भाई के साथ पटना से जहानाबाद आ जाती थी और रविवार शाम की शटल ट्रेन पकड़कर वापस पटना लौट जाती थी। पटना से जहानाबाद आने में दो फायदे थे: सप्ताह भर के गंदे कपड़े और घर पर धूल घर प्रेस हो जाते, और वापसी में माँ इतना सूखा नाश्ता दे देती थी कि नीलू को बाजार से चीजें खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो तो मेस का खाना खाती थी, पर माँ का दिया नाश्ता इस तरह पूरा सप्ताह आराम से निकल जाता था। नीलू के पिता नंद किशोर मकुटू ब्लॉक में लिपिक पद के कार्यकर थे। मकुटू जहानाबाद के लगभग 20 किलोमीटर दूर था, जहाँ वो रोज बस से आया जाता करते थे। नीलू का बड़ा भाई अभय था, जो पटना साइंस कॉलेज में इंटरमीडिएट का छात्र था। चाचा केशव सिंह पटना सचिवालय में सहायक के पद पर कार्य करते। संयुक्त परिवार था, सभी साथ रहते थे, इसलिए तेरा मेरा का कोई भाव नहीं था। जो चीज घर में था वो सबका था, सभी इस्तेमाल कर सकते थे। पिछले सप्ताह में नीलू ने इस वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए थे, तब तो चाची ने मना नहीं किया था। नीलू 14 साल की थी, पर इतनी समझदार तो थी कि व्यवहार में फर्क समझ पाती। वो वॉशिंग मशीन में से कपड़े वापस निकालकर बाल्टी में डाल और किचन में उसके लिए नाश्ता बना रही अपनी माँ के पास पहुंची। माँ, चाची को क्या हो गया है? नीलू रुआसे स्वर में बोली। क्या हुआ? नीलू ने तभी जवाब से सारा किस्सा बयान कर दिया। प्रभा देवी शक्ति में आ गई, मगर बेटी के सामने संयम बरतना उचित समझकर बोली, तुम बाल्टी के कपड़े गला दो, मैं गुजिया तलने के बाद तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। पर माँ, न रोना। नहीं, वॉशिंग मशीन में वाकई कोई दिक्कत होगी, तुम जाकर अपने स्कूल का होमवर्क वगैरह देखो, मैं तुम्हारा सभी काम कर दूंगी। प्रभा देवी ने नीलू को उसके कमरे में भेज दिया था और वो खुद ही ख्यालों की दुनिया में विचरने लगी थी। 4 दिन पहले अभय ने जब चाचा की बुलेट की चाबी मांगी थी, तब भी नीरजा ने ऐसे कटु वचन बोला था। यह बुलेट तुम्हारे चाचा की नहीं है, मेरे दहेज में आई है। जिस मकान में पूरा परिवार रह रहा है, वो स्वर्गीय ससुर थे कामता प्रसाद सिंह के ने बनाया था। 1500 स्क्वायर फुट में बना 2 मंजिला मकान इस तरह से बना हुआ था कि मैं 2 दरवाजे बंद कर दे तो घर 2 भाग में विभक्त हो जाते। एक मकान दो मकान हो जाते, 2 परिवार सजी खुशी प्रवेशी से रह सकते थे। ससुर जी ने सब बनाया मकान, तभी उनके मन में एक ख्याल आया था कि दोनों बेटे जब बंटवारा चाहेंगे तो बिना तोड़े फोड़े आसानी से घर में 2 भाग बट जाते हैं। केशव और नीरजा की शादी हुए 5 साल होने वाले थे। एक 3 साल का छोटा बेटा भी था। नीरजा चाहती थी कि वह केशव के साथ पटना में रहे और अपने प्यारे बेटे को पटना के किसी बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाए, पर केशव जहानाबाद छोड़ना नहीं चाहता था। कुछ तो उसे परिवार, दोस्त, रिश्तेदार अजीब थे और कुछ वो वास्तविकता से परिचित थे। जहानाबाद में रहना खाना सब कुछ सस्ता था। पटना जाते सबसे पहले किराया का मकान लेना पड़ता, हर साल मकान बदलने पड़ते। पारंपरिक सुरक्षा के माहौल से निकलने ही दूसरी समस्या उत्पन्न होती। बड़े शहर का बड़ा खर्चा और फिर बच्चा भी 3 साल का ही हुआ है, ऐसे में आवश्यक खर्चा बढ़ाना उसे उचित नहीं लगता था। नीरजा का पटना के प्रति लगाव एक कारण यह भी था कि उसका मायका पटना में ही था और उसने मायके वाले भी चाहते थे कि वह पटना में रहे। केशव को ससुराल के पास रहना भी ससुराल में रहने समान लगता था। घर जमाई बनने वाली मन स्थिति वो आना नहीं चाहता था, इसीलिए वह मकान का किराया जैसे गैर जरूरी खर्चा गिनना और नीरजा को टाल रहा था। पिछले 2 महीने से नीरजा एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया था। 10 शादी से पहले उसने पटना में रहते अपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था। प्रतियक्षण की तरह सभी काम की तारीफ करते थे और उसे भी लगता था कि वह एक बेहतरीन ब्यूटिशियन बन सकती है। पटना के प्रति जहानाबाद में ब्यूटिशियन है तो ज्यादा संभावना नहीं था, इसलिए वो खुद कमाएंगे और आत्मनिर्भर बनूंगी, मैं अपने खुद के पैर पे खड़ा होंगे, मैं स्वावलंबी बनूंगी, जैसे विचार उसके मन में वो कचोटते थे। माँ और बहन से जब भी इसलिए कभी बात होती तो वो भी नीरजा को पटना में रहने के लिए उकसाती रहती। एक तरफ खुद के बारे में सोचना, अतिरिक्त आय का साधन ढूंढना गलत भी नहीं था, पर जब वो पति को कन्विंस नहीं कर सकी, फिर तैयार न हो सकी, तो एक अलग जिद ठान बैठी थी, उसे पटना में ही रहने ही कहती थी। क्यों ना घर को फ्रंट हिस्से में वो ब्यूटिशियन का काम करे,
कुछ विज्ञापन के बोर्ड बनाकर बिजली के खंभे पर पेड़ लगवा दिए। एक बार काम चल गया तो वह जहानाबाद में तरक्की कर सकती है। केशव इसके लिए तैयार नहीं हुआ था। उसकी कसरत सोच उसके पत्नी के काम करवाने की इजाजत नहीं दे रहा था। वैसे वो सोसाइटी में इतना कमा लेता था कि उसकी छोटी मोटी आमदनी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर इसी नौकरी और आय के कारण तो ससुराल वाले ने मोटा दहेज देकर उसे अपनी बेटी का ब्याह कराया था। रात हुई। भोजन के उपरांत घर का हर सदस्य बिस्तर के हवाले था। छोटी बड़ी तरबूज पर चलती तो छुरी को बहुत देर तक ध्यान नहीं रहता कि वो तरबूज के कितने अंदर तक सैर कर आई, तो ये तो तरबूज मालूम होता है कि छुरी से कितना अंदर तक काटा है। उनका गर्व मन का घायल कर दिया। नीरजा तो ख्याल भी नहीं था कि आज उसने क्या कर दिया था, बल्कि वो खुश हो रही थी कि उसने अपने मायके से आई चीज पर अपना नियंत्रण कर लिया। पर प्रभा देवी अंदर तक घायल थी। सास ससुर की मृत्यु सिर्फ 6 माह के अंतराल में हुई थी। पहले सास की मृत्यु हुई थी, फिर ससुर भी देवलोक गमन हो गए थे। ससुर की मृत्यु के समय केशव सिर्फ 15 साल का था। अभी वो 10वीं पास भी नहीं किया था। प्रभा देवी ने केशव के लिए वो सब कुछ किया जो सास जीवित होती तो वो करती। भोजन, कपड़े, शिक्षा, यहाँ तक की शौक भी, किसी भी चीज की कमी नहीं की। नंद किशोर जी भी कभी सोचा नहीं था कि बेटे या छोटे भाई में क्या फर्क होता है। दोनों भाइयों में 10 वर्ष की आयु का अंतर था। जब केशव स्कूल जाना शुरू किया तब नंद किशोर जी हाई स्कूल में थे। जब वो हाई स्कूल में पहुंचा तब नंद किशोर कॉलेज पास आउट हो गए थे। जब पिता की मृत्यु हुई नंद किशोर की नौकरी करने लगे थे। केशव को भी बड़े भाई से इतना लगाव था कि जब किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो पिता के बजाय बड़े भाई से अपेक्षा रखता था। नंद किशोर जी ने भी छोटे भाई की किसी भी अभिलाषा को पूर्ण करने में कोई खोर कसर नहीं छोड़ा था। नंद किशोर जी के तरक्की से सिर्फ शिकायत था। प्रभा देवी बोल पड़ी, मैं कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या कल मुझे किसी कीमत पर वॉशिंग मशीन चाहिए? मैं तो घर में, वह हमारा नहीं, वह नीरजा का है। उसके मायके से मिला, उसके दहेज का सामान है। और फिर प्रभा देवी साहब की घटना, इसने पहले बुलेट मोटरसाइकिल की घटना तथा अन्य कई घटना का उल्लेख विस्तार से करने लगी। अंत में बोली, बुलेट के लिए तो मैं कुछ नहीं कहती, पर वॉशिंग मशीन बहुत जरूरी है। उसके बिना घर में गुजारा नहीं चल सकता। आजकल हाथ से कपड़े धोने की आदत छूट चुकी है और नीरजा के टोकने के बावजूद उसके दहेज का वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल अगर मैं करूँ तो घर में कलह पैदा करने का काम होगा। आखिर ये घुन मेरे घर में लग ही गया। नंद किशोर जी ने गहरी सांस लेकर कहा। अगली सुबह रविवार का दिन होने के कारण घर में हर रोज की तरह भागदौड़ नहीं था। सभी आराम से उठे और दैनिक क्रियाओं के पश्चात नाश्ते के लिए बैठे। नंद किशोर जी, केशव, वाइफ नीलू और केशव का बेटा गोलू नीरजा किचन में गर्म गर्म पूरियां निकाल रही थी और प्रभा देवी परोसने का काम कर रही थी। नंद किशोर जी रात से ही परेशान थे। उसका रक्तचाप बढ़ा हुआ था। रात को दिमाग में बर्रार रहे बेचारा उन्हें सोने नहीं दिया था। नाश्ता भी वो बीमन से कर रहे थे। नाश्ता के बाद उन्होंने केशव को अपने कमरे में बुलाया। बोले, बहुत जरूरी काम है, जल्दी आओ। जी भैया। कर बाग वाली जमीन को जो बातचीत चल रही थी उसका क्या हुआ? दरअसल पटना के कंगरबाग इलाके में केशव को एक फ्लैट पसंद आया था। जमीन मालिक 1 करोड़ रुपया मांग रहा था। दोनों भाइयों ने तय किया था कि वो कुछ बचत, कुछ गांव की जमीन बेचकर कुछ लोन लेकर दोनों भाई उस जमीन को खरीद लेंगे, पर अभी तक सौदा तय नहीं हो पाया। भाई 90% बात तो तय हो गई है। मैं चाह रहा हूँ कि दबाव बनाकर रेंट थोड़ा कम कराया जाए, पर अभी वो मान नहीं रहा। 1-2 लोगों से जोड़ जान पहचान से उनसे दबाव बनाने से कहा है। अगर बात मान गई तो 10 लाख तक फायदा हो जाएगा। मेरे हिसाब से इस सौदे को ड्रॉप कर दो। जी क्यों? केशव हैरानी मिश्रित स्वर में बोला। इसीलिए क्योंकि वो करोड़ के रूप काम है। उसमें अगर मैं इन्वेस्ट किया तो बच्चे के करियर पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। नीलू की 15 साल हो गई है और 4-5 साल के बाद उसकी शादी भी करनी होगी। अब है, अगर कोई इंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर दिया तो उसके लिए भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन और पढ़ाई का खर्चा होगा। वह सब कुछ मिला जुला कर हम लोग कर लेंगे ना। केशव बोला, ऐसा नहीं होता। अपनी धरती अपने कंधे पर। मैं स्वार्थ के लिए अपने लोगों को यूज नहीं कर सकता। वैसे ही पटना में इन्वेस्टर मेरी चॉइस नहीं है। अगर आप वो जमीन खुद अकेले लेना चाहे तो ले सकते हैं, पर मेरे लिए संभव नहीं है। पर पहले घर की हालत अलग थे। पहले घर का चीज हर चीज का था, सबका था। अब जब घर से तेरा मेरा का भाव आता है तो सबको मेरा ही दिखने लगता है। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ। क्या? अवाक केशव के मुंह से निकला। माँ बाबूजी की मृत्यु के बाद बड़ा भाई होने के नाते मेरे आपके लिए, घर के लिए जो भी कर्तव्य था, मुझे लगता था मैंने बड़ी ईमानदारी से उसका निर्वहन किया। आज आपके पास मुझे अच्छी बल्कि कहना चाहिए कि बहुत अच्छी नौकरी है। आपकी शादी भी हो गई है, आपका घर संसार बच चुका है। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि
आप लोग मुझे नई भार से मुक्त करें और दोनों भाई वृक्ष की अलग अलग शाखाओं की तरह अपना अपना अलग विस्तार करें। भैया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कहना क्या चाहते हो? इससे पहले कि तेरा मेरा के भाव से घर का माहौल खराब हो, रिश्तों में सक्रिय बोले, भाइयों में दोष अविवाद हो, हमें सौंदर्यपूर्ण वातावरण में रहना और बंटवारा कर लेना चाहिए। केशव जैसे जमीन पर गिरा हो, हमें किसी पंचायत या रिश्तेदार के बीच में लाने की जरूरत नहीं है। कोई गवाह, कोई मुंशी की जरूरत नहीं है। नीरजा से बोलिए कि जो चीज उसके मायके से आई थी वो चीज आप खुद खरीद कर लाए थे, उन्हें अलग कर ले। बंटवारा सिर्फ उन चीजों का होगा जो माँ बाबूजी के अपनी मृत्यु से पहले छोड़ा था, और मेरे मायके से जो आया था उसका क्या? प्रभा देवी जो दरवाजे के आड़ से सब सुन रही थी, दखल अंदाज हुई। नंद किशोर जी आंखें धड़क कर उठी। गुरु भाव से उन्होंने पत्नी को और देखा। ओठो जैसे पुकार कर निकले, तुम्हें बीच में बोलने की किसने कहा? प्रभा देवी सहम गई। जाओ यहाँ से, और बिना अनुमति भाइयों के बीच में बोलने से पहले 1000 बार सोचना। प्रभा देवी उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। नंद किशोर जी थोड़े देर तक विचलित रहे, फिर बोले, अगले शनिवार तक आप लोगों को क्या चाहिए तय कर लीजिएगा और सुविधा अनुसार अपने हिस्से रख लीजिएगा। हाँ, तब तक यानी अगले शनिवार तक खाना सामूहिक बनेगा। इसी बीच में जिसे खरीदना हो व्यवस्था कर ले। पर केशव जो नीरजा के करतूतों से अवगत था, उसके लिए हर चीज अप्रत्याशित थी। वो बड़े भाई के निवेदन करता रहा, मनवार करता रहा, अपनी गलती पूछता रहा, उन भूलों के लिए माफी मांगता रहा जो उसे मालूम ही नहीं था। परंतु नंद किशोर जी का स्पष्ट मत था कि एक दिन जब बंटवारा होना ही है तो किसी दिन का इंतजार क्यों? आज मन भार कर समझौता कर लिया तो यह समझौता कितने दिनों तक कायम रहेगा? नीरजा कब तक बर्दाश्त करेगी? और फिर किसी दिन उसके मन में कुछ और आएगा, फिर कलह होगा। इसीलिए बेहतर है यही होता कि इसी बार हो जाए। उस दिन घर में कई काम हुए। केशव ने कठोरता पूर्वक नीरजा से जवाब तलबी की तो बुलेट और वॉशिंग मशीन वाली बात भी सामने आई। केशव सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, तुम्हें वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल दिखा, पर यह नहीं सोच पाई कि प्रभा भाभी ने सालों से मेरे कपड़े अपने हाथों से धोए हैं, वर्षों तक मुझे खाना पका पकड़ खिलाया था, और आज तुम्हें बुलेट की पड़ी है। अरे मोटरसाइकिल चलाना भी मैं भैया के बाइक से ही सीखा था। नीता पति के डांट खाकर भी खुश थी। उसका घमंड उसे संयुक्त परिवार के लाभ को समझने को नहीं दे रहा था। वो तो बंटवारे को अपनी सफलता समझ रही थी। उसका पति कमाता ज्यादा था, उन लोगों पर अभी जिम्मेदारी भी कम थी। अब वो पति को पटना शिफ्ट करने के लिए उकसा रही थी। अगर केशव अभी नहीं मानता तो वो जहानाबाद में ही घर के अगले हिस्से में ब्यूटी पार्लर खोल सकती थी। उसी शाम प्रभा देवी एक वॉशिंग मशीन और एक मिक्सर ग्राइंडर खरीदकर घर ले आई थी। नंद किशोर जी ने अपना फैसला सुना तो दिया, पर सबसे ज्यादा व्यक्ति केशव था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई भाभी ने उसे जिस तरह से रखा था, पाला था, वो उसे कभी भुलाया न गया। बड़े भाई की मदद के बिना वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकता था। पटना के कोचिंग स्थान में एडमिशन नहीं ले सकता था, यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन भी नहीं कर पाता। जो भी व्यक्ति उन्हें पर परिवार को जानता था, हर कोई केशव को ही दोषी ठहराता था, एहसान फरामोश समझता था। इसीलिए केशव ने तय किया जहानाबाद से हटकर बंटवारे की तोहमत झेलने से अच्छा है कि वो पटना ही शिफ्ट हो जाए। फिर वो समाज के कह सकता था कि प्रतिदिन अप डाउन से उसे परेशानी हो रही थी, इसीलिए उसने पटना में ही रहने का निर्णय लिया। अब एक ही घर में 2 रसोई होने का कलंक भी नहीं लगना था। 7 के बजाय 5वें दिन ही केशव ने जहानाबाद छोड़ दिया। मकान दिलवाने में सालों व्यापक भूमिका निभाई थी। किराए का घर ससुराल के पास ही था। मन में वो बहुत आहत था, इसलिए बंटवारे के लिए भी वो नंद किशोर जी के उत्तरदायी समझता था, जो औरत की बातों में आकर घर का बंटवारा कर रहे थे। नीरजा ऊपर से दुखी होने का अभिनय कर रही थी, परंतु उसका अंतर्मन प्रतिकूल था। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश थी। काश यह काम पहले हो गया होता तो अब तक यहाँ पटना में सेटल हो गई होती। उसकी ब्यूटी पार्लर भी मशहूर हो चुका होता। महज 15 दिन के अंदर में नीरजा का भ्रम टूटा। माँ और बहन जो अक्सर उसे पटना में सेटल होने के लिए उकसाती थी, अब नीरजा उसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था। वह ब्यूटी पार्लर क्या चलाती, गोलू को पालन भी भारी पड़ रहा था। जहानाबाद में गोलू हमेशा प्रभा देवी से चिपका रहता था। कई बार तो रात को भी प्रभा देवी के साथ चिपक कर सो जाता था। यहाँ पटना में अभी भी घर शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, उसे दहेज में बहुत सारा सामान मिला था, परंतु छोटी मोटी बहुत सी चीजें अभी खरीदनी पड़ रही है, जुटानी पड़ रही है। भले ही किराए का मकान था, पर पर्दे तो खुद के ही लगाने पड़ते हैं।
कुछ फर्नीचर भी लेने पड़े, गैस स्टोव और गैस कनेक्शन जैसी चीजें जुटानी पड़ी। नाम समझ गोबलू को अभी समझ नहीं आया था कि वो घर में क्या हुआ है। वो अक्सर बड़ी मम्मी पुकार लगता। प्रभा देवी अपने घर में ढूंढता था। केशव पहले निर्जा से नाराज हुआ, फिर वो भाई के प्रति नाराजगी बढ़ती गई कि औरत के विवाद के कारण उन्होंने आज्ञाकारी भाई की अवहेलना की। नाराजगी पहले क्रोध में, फिर प्रचंड आक्रोश में बदल गया। बाद में उसे भाई की हर डांट फटकार जिसका अब कोई औपचारिक न था, बुरे संस्मरण की याद आने लगा। जिस भाई ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पहली बार स्कूल कर लेकर गया था, कॉलेज में एडमिशन दिलाया था, बिना सोचे विचारे शिक्षा पर भरपूर खर्चा किया था, पल पल आलम्बन बना था, सहारा दिया, अब वही आंखों में खटकना शुरू हो गया है। 2 माह तक जहानाबाद वाला मकान का खाली रहा था। केशव का इरादा भी नहीं था कि वो उसे किराए पर चढ़ाए, पर वो पटना में प्रति माह 16,000 रुपये किराया देना पड़ा तो उसने मन मारकर जहानाबाद वाले मकान के अपने पोर्शन में 2 किराएदार रख लिए, जिससे उसे प्रति माह 12,000 रुपये किराए में मिल जाते थे। बाद में किराएदार ने मिस विजय की शिकायत जब नंद किशोर जी ने केशव से की तो नाराज केशव भड़क उठा था। आपको तो सभी से तकलीफ है, पहले मुझसे हुआ, आप मेरे किराएदार से तकलीफ होने लगी। जरा जरा सी बात का बतंगर बनाने लगा। रिश्ते शत्रु से बदलने लगे। कुछ और समय गुजरा। गोलू स्कूल जाने लगा तो निर्जा के अंदर अब ब्यूटिशियन एक बार फिर जागा, पर जल्दी उसे पता चल गया कि समोसा बनाना और समोसा बेचना दोनों अलग अलग कला है। वह समोसा बना सकती थी, पर उसे बेचना नहीं आता था। वो किसी का श्रृंगार तो कर सकती थी, पर ग्राहक जुटा पाना उसके बस की नहीं था। घर में पार्लर खोल ले, केशव इसकी इजाजत तो दे सकता था, पर निर्जा फुल टाइम कहीं भी ट्यूशन की नौकरी करे, खुद केशव को गवारा नहीं था। जिस बच्चे के सुंदर भविष्य के लिए वो पटना आए थे, अब वो उस बच्चे को ठीक से पालन पोषण भी नहीं कर पाता। फिर ऐसी नौकरी, ऐसे पैसे क्या उपयोगित था। निर्जा का भ्रम टूटा तो उसका दर्द भी टूटने लगा। दिखावे के लिए वो अपने अमीर मायके का हवाला जरूर देती थी, पर सच्चाई उसे समझ में आ गया था। शादी के इतने साल बाद उसके मायके से क्या सहायता मिल सकती थी, इसे वो अच्छी तरह से जान गई थी। कई बार वो अपनी माँ से शिकायत भी कर चुकी थी कि तुम लोगों के भड़कावे में आकर मैं कहीं न कहीं की रही, मैं ससुराल वालों से दुश्मनी कर ली, ये सबसे बुरी बन गई। आज यह मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। निर्जा भली भांति एहसास हो चुका था कि वो बेवजह अमीर मायके का घमंड करती थी। माँ के पास सहानुभूति बोलकर अलावा कुछ नहीं था। कभी कभार निर्जा के सुर मिलाकर नंद किशोर एवं उनकी फैमिली को कोस लिया करती थी। ज्यादातर वो खुद को दोनों बहुओं की शिकायतें किया करती थी। बहन खुद के रास्ते में संघर्ष कर रही थी और मायके में दोनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया था। स्थिति ऐसी थी कि अब मायके से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा था, न मिलने की अपेक्षा बची थी। अब निर्जा का घमंड सिर्फ पति के पद और वेतन के आश्रय था। उसे लगता था कि उसके पति की आय अभी भी बड़े भैया के वेतन से ज्यादा है और हम सब उनसे बेहतर जीवन शैली जी सकते हैं। उधर अभय एक इंजीनियर कॉलेज में दाखिल हो गया था। नीलू ने नीट की तैयारी करने के लिए राजस्थान के कोटा शहर में भेज दी गई थी। नंद किशोर पर आर्थिक दबाव तो था, पर बैंक प्रवेश शिक्षा ऋण के कारण वो निर्बाध शिक्षा पर खर्च कर रहे थे। बेटा एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई कर रहा था और बेटी की कोचिंग और खाने रहने की खर्चा वो अपनी जेब से करते थे। केशव के नंद किशोर जी के रिश्ते दिनों दिन बिगड़ते चले गए। घर के बंटवारे के बाद गांव की जमीन जायदाद का भी बंटवारा हुआ। दोनों भाइयों ने 2 साल अलग अलग किसानों को अपनी अपनी जमीन बटाई और खेती करने के लिए दे दी थी। बाद में दिनों में हालात ऐसे हो गए थे कि केशव कभी जहानाबाद आता भी तो नंद किशोर से मिलने से कतराता था। उसकी भरपूर कोशिश होती थी कि भाई भाभी की मुलाकात से बचा जाए। लंच टाइम पर जब उसे भूख लगती थी तब वो किसी मित्र के घर या होटल में खाना खा लेते थे। बंटवारे के बाद उसने बड़े भाई के घर एक गिलास पानी तक नहीं पिया था। नंद किशोर जी को आगे पीछे सब कुछ पता चल जाता था, परंतु उन्होंने जैसे उसे विस्मित कर दिया था, जैसे उन्होंने होने या ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। पड़ता भी तो कम से कम उसे व्यक्त नहीं करते थे। यहाँ तक कि प्रभा देवी के सामने भी। रविवार का दिन था। 4 दिन बाद दिवाली थी। मकान भले ही किराए का हो, पर साफ सफाई तो रहने वालों की ही करनी होती है। निर्जा और केशव घर की सफाई कर रहे थे। केशव के हाथ में झाड़ू था और वो बालकनी में एक स्टूल पर खड़ा होकर बालकनी की छत झाड़ रहा था।
बालेश लगवाएगा ही नहीं। इसके लिए नीरजा ने स्टूल को मजबूती से पकड़ रखा था। स्टूल प्लास्टिक का था, देखने में काफी मजबूत था। पता नहीं केशव के भार से स्टूल पांव मुड़ गया था या झरने के क्रम में जो हिल रहा हुआ उसके कारण स्टूल के तरफ दब गया था। केशव भारी शरीर संभाल न सका और बालकनी के रेलिंग के पार कुछ क्षण हवा में रहा और एक छज्जे से टकराता हुआ बाल जमीन पर गिर गया। एक साथ दो चीखें गूंजी। बालकनी में हकपकाई हुई नीरजा के ओठों और जमीन पे लुढ़क के चुके थे। केशव के कंठ क्षण भर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया था। केशव थोड़ी देर तक छटपटाता रहा, फिर उसके बाद बेहोश तारीख होती चली गई। आवाज सुनकर कई लोग लपक कर वहां पहुंचे थे। केशव का सिर बुरी तरह से फटा हुआ था, कंधे लूज पूजे हो गए चुके थे। किसी से भले मानस ने एक गमछे से केशव का सिर जोरों से बांधा ताकि रक्त शराब बंद हो सके। किसी ने एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया। आधे घंटे के अंदर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता हुआ केशव पटना मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में था। दोनों साले और साली भी अस्पताल पहुंच गए थे। बड़े साले ने कुछ सोच समझ कर नंद किशोर जी को मोबाइल पे खबर कर दी। घर में जैसे ही कोहराम मच गया था। 3 घंटे बाद नंद किशोर एवं प्रभा देवी भी पटना अस्पताल में पहुंच गए। नंद किशोर जी ने करीबी दोस्तों से मदद मांगी थी। कुछ दोस्तों नगद रुपए लिए थे, कुछ दोस्तों ने अपने एटीएम कार्ड तक दे दिया था। घर में पड़े हुए पैसे भी ले गए थे और थोड़े पहनने के लिए कपड़े भी। पति पत्नी पड़ोस में रहने वाले एक टैक्सी चालक को गाड़ी भाड़े कर लेकर पटना के लिए रवाना हो गए। जब वो अस्पताल पहुंचे तब तक केशव की सर्जरी शुरू हो गई थी। केशव की हालत गंभीर थी, सर तो फटा था पर कंधे और दाहिने हाथ की हड्डियां भी बुरी तरह से टूट चुका था। जहाँ खतरा सिर के चोट से ही था। नीरजा ने जब नंद किशोर और प्रभा देवी को देखा तो उसे एक अवगी यकीन भी नहीं हुआ था कि एक संकट की घड़ी में वो लोग साथ है। नीरजा ने पल के एक बार फिर भीग गई। वह चित्कार मारकर प्रभा देवी से लिपट गई। दोनों की आंखें बरसने लगी। जब रोने से सकना कम हुआ तो नंद किशोर जी ने दखल अंदाज हुए बोले, इलाज के लिए रुपए पैसे तो है, सचिवालय स्टाफ है, इसलिए पैसे की समस्या नहीं है, आगे पीछे सब कुछ मैनेज हो जाएगा। फिर भी कोई जरूरत हो तो बेझिझक बोलना, मैं इंतजाम करके आया हूँ। मैं भी अपने सारे गहने लेकर आई हूँ। प्रभा देवी ने धीरे से बोली, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। इनके एक अफसर आए थे, बोल रहे थे कि अच्छा से अच्छा इलाज होगा, जरूरत पड़ी तो एम्स भी भिजवा देंगे। कोई कुछ करे ना कर, पर इलाज और पैसे की कमी के कारण और मेरे भाई को कुछ नहीं होने दूंगी। नीरजा नंद किशोर जी को श्रद्धापूर्वक देखती रह गई। दिवाली की शाम थी, वातावरण में अंधेरा छाने लगा था। लोग दिवाली के दिए निकालने लगे थे और बच्चे ने पटाखे जलाने शुरू कर दिया था। केशव का ऑपरेशन सफल रहा था। टूटी हड्डियां में रॉड लाकर प्लास्टर कर दिया गया था। फटा हुआ सर सर्जरी के टाके लगा दिए गए थे, पर कयामत अभी टला नहीं था। कॉम्प्लिकेशन कभी भी शुरू हो सकता था, इसलिए गहन जांच के लिए उसे अभी आईसीयू में भर्ती किया गया था। आज सुबह से अस्पताल में मायके का कोई सदस्य नहीं आया था। सभी को अपने त्योहार की फिक्र थी, अपने बच्चे की खुशियां की परवाह थी। बुरे से बुरे हालत में भी कोई अपनी दिवाली नहीं छोड़ना चाहता था। प्रभा देवी और नंद किशोर जी जब से पटना आए थे, अस्पताल से वो कहीं बाहर नहीं गए थे। नहाना धोना भी वही अस्पताल के किसी बाथरूम में कर लेते थे। खाने के लिए कोई घर से लाकर कुछ दिया तो ठीक है, अन्यथा हॉस्पिटल के कैंटीन में जो भी मिलता लाकर पति पत्नी खा लेते। साथ ही नीरजा को भी खिला देते थे। गोलू को उसकी मौसी अपने साथ अब पहले ही दिन ले गई थी। दूर रखे पटाखे फूटने की आवाज आई तो ख्यालों में डूबे नंद किशोर जी तंद्रा टूटी। आज दिवाली है ना? हाँ, नीरजा बोली। बेटा तुम घर जाओ, पूजा कर लो। मैं क्या पूजा करूं भैया, मेरी तो दिवाली ही काली हो गई है। ऐसा नहीं बोलते, ईश्वर की कृपा अभी भी है। समझो कोई बुरा ग्रह था जो कट गया, जख्मी करके निकल गया। भगवान का आभार प्रकट करो, फिर आप लोग भी साथ चलिए। मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, पता नहीं कब क्या चीज जरूरत पड़ जाए। तुम अब प्रभा हो जाओ घरे। नंद किशोर जी बोले। मैं नहीं, प्रभा देवी बोली। मैं यही रहूंगी, वो अपने पति से बोली। क्यों? नंद किशोर जी पूछे। मैं प्रण किया है कि मैं केशव के साथ घर जाऊंगी। हंसता मुस्कुराता हुआ केशव को साथ लेकर। दीदी, लगता है आप अभी भी मुझसे नाराज है। हाँ हूँ, और आगे भी रहूंगी, और मेरी नाराजगी अपनी जगह है। केशव मेरे बेटे जैसा है। जब सासू माँ ने आंखें मूंद ली थी तभी मैंने इसे अपना बेटा समझ लिया था, और बेटे को बड़ा करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
कहते कहते प्रभा देवी रो पड़ी। नीरजा को समझ नहीं आया कि वो बोले तो क्या बोले। सारा दर्प घमंड अहंकार जो पहले ही चूर चूर हो गया था, अब त्यागने के लिए उसके पास झूठा घमंड भी नहीं था। प्रभा देवी जो बेंच पे बैठी थी, नीरजा फर्श पर बैठकर अपना सर उनके गोद में रख दी, फिर पपक पककर रोने लगी। मन बचा कुचा मैल भी अभी उसकी आंखों से बाहर निकल रहा था। पूरे 1 महीने बाद केशव ठीक हुआ और उसके बाद अपने घर जहानाबाद केशव उसकी पत्नी को ले गए। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। नीरजा का सारा घमंड चूर चूर हो गया। अब केशव की नौकरी भी छूट गई और सारा खर्चा उसके बड़े भाई ही चलाते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसी तरह कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।